हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज कनिष्का एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट आउटपुट एनालिसिस। तो क्या होता है ये इनपुट आउटपुट एनालिसिस? जहाँ पे एक इंडस्ट्री का आउटपुट दूसरी इंडस्ट्री के लिए इनपुट की तरह यूज होता है, उसी को बोलते हैं इनपुट आउटपुट एनालिसिस। तो आज हम इसका डिस्कशन करेंगे, जिसको हम लेंटिफ मॉडल भी बोलते हैं। तो ये लेंटिफ मॉडल का मतलब क्या होता है या इनपुट आउटपुट एनालिसिस होती क्या है? जब एक इंडस्ट्री अपने प्रोडक्शन के लिए किसी और इंडस्ट्री का आउटपुट यूज करती है, तो उसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट एनालिसिस में, मतलब उसको इसके अंदर काउंट किया जाता है। एक इंडस्ट्री अपना आउटपुट बना रही है, मतलब एक इनपुट लगा के अपना आउटपुट जनरेट कर रही है। उसी आउटपुट को खरीद के किसी दूसरी इंडस्ट्री ने अपना प्रोडक्शन किया है, उसको एज अ इनपुट यूज़ किया है। दूसरी वाली पहली वाली इंडस्ट्री के आउटपुट को दूसरी वाली इंडस्ट्री ने एज अ इनपुट यूज़ करके अपना प्रोडक्शन किया है, तो वो आता है इनपुट आउटपुट एनालिसिस में। हम एग्जाम्पल से समझेंगे अभी। तो जब एक इंडस्ट्री किसी दूसरी इंडस्ट्री के आउटपुट को अपने इनपुट की तरह यूज़ करती है, तो उसी को बोलते हैं इनपुट आउटपुट एनालिसिस। एग्जाम्पल में देखते हैं। अब एक क्लॉथ बनाने वाली इंडस्ट्री है, तो उसको कहीं ना कहीं से तो फाइबर चाहिए, धागे चाहिए, तभी तो उसका क्लॉथ का प्रोडक्शन होगा। तो ये दूसरी इंडस्ट्री, मतलब जो फाइबर बनाती है वो वाली इंडस्ट्री से, जैसे आप कॉटन का एग्जाम्पल ले लो, तो कॉटन से फाइबर बनता है एक इंडस्ट्री में। उस इंडस्ट्री का आउटपुट ये क्लॉथ वाली इंडस्ट्री खरीद लेगी और अपने इनपुट की तरह यूज़ करेगी, फिर क्लॉथ का प्रोडक्शन करेगी। तो ऐसे ही चलता है हमारा लिंटिफ मॉडल इनपुट आउटपुट एनालिसिस में। स्टील कोल का भी एग्जाम्पल लेते हैं। स्टील बनाने के लिए हम किसी दूसरी इंडस्ट्री से कोल का जो आउटपुट होगा, उन्होंने जो आउटपुट बनाया है अपना बेचने के लिए, उस आउटपुट को खरीद लेंगे एंड स्टील वाली इंडस्ट्री में उसे एज अ इनपुट यूज़ करेंगे। तो यही आता है इनपुट आउटपुट एनालिसिस में। इसमें जो जर्नल इक्विलिब्रियम फिनोमिना है वो क्या होता है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स। हर एक चीज़ किसी और चीज़ पे डिपेंड होती है। ये इसका एक जर्नल इक्विलिब्रियम फिनोमिना है, याद रखने वाला चीज़ है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। तो कोल एक इनपुट है स्टील इंडस्ट्री के लिए और स्टील एक इनपुट है कोल इंडस्ट्री के लिए। तो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। जो कोल इंडस्ट्री का आउटपुट होगा वो स्टील इंडस्ट्री के लिए उसका इनपुट बन जाएगा, एंड जो स्टील इंडस्ट्री का आउटपुट होगा वो कोल इंडस्ट्री के लिए उसका इनपुट बन जाएगा। तो ऐसे हमारी इकोनॉमी रन करती है। इसमें कोई हायरार्की ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब पहले कोल आया या पहले स्टील आया ये हमें नहीं पता। तो इसमें कोई हायरार्की वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब इस मॉडल का क्या यूज़ है? इस मॉडल का ये यूज़ है कि हम इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं हमारी फ्यूचर में कितनी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है, हमें किस इंडस्ट्री से आउटपुट खरीद के अपनी इंडस्ट्री में इनपुट की तरह यूज़ करेंगे। तो फ्यूचर की प्रिडिक्शन के लिए हम इस मॉडल को यूज़ करते हैं। अब इसकी कुछ अजम्पशन है, उसको रीड करते हैं। इसका फर्स्ट अजम्पशन है कि हर एक इंडस्ट्री होमोजीनियस आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हो। अब होमोजीनियस आउटपुट का मतलब क्या है कि एक इंडस्ट्री एक ही चीज़ प्रोड्यूस कर रही हो। अब ऐसा नहीं है कि एक इंडस्ट्री दो तीन चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है, फिर दूसरी इंडस्ट्री को भी उससे दो तीन चीज़ें लेनी पड़ेंगी। एक इंडस्ट्री यहाँ एक ही आउटपुट बना रही है एंड दूसरी इंडस्ट्री उसी आउटपुट को अपने इनपुट की तरह यूज़ कर रही है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, सेकेंड अजम्पशन। इसमें हर एक इंडस्ट्री सेटिस्फाई कर रही है लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन को। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोडक्शन है जिसमें कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हमारे पास आएंगे। तो हर एक इंडस्ट्री लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन सेटिस्फाई कर रही है, जो हमने माइक्रो वाले लेसन में भी पढ़ा था। ईच इंडस्ट्री यूजेस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनपुट। हर एक इंडस्ट्री फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनपुट खरीद रही है। अब ऐसा नहीं होगा कि आज उसने कितने भी अमाउंट का इनपुट खरीद लिया एंड सेकेंड डे ही उसने चेंज कर दिया। तो ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनपुट एक साल के लिए या 2 साल के लिए, जितना भी हम टाइम पीरियड लेंगे वो भी फिक्स रहेगा एंड इसका इनपुट भी फिक्स रहेगा हर एक इंडस्ट्री यूज़ करने का। फोर्थ अजम्पशन देखते हैं। हर एक इंडस्ट्री की जो फाइनल डिमांड आ रही है वो आउटसाइड ऑफ द सिस्टम से आ रही है। मतलब जो हमारा सिस्टम है, हमारी इंडस्ट्री है, उसमें जितने भी लोग बैठे हैं वो हमारी फाइनल डिमांड कभी कंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम ओपन मॉडल बोलेंगे। तो लेंटिफ मॉडल ओपन मॉडल की तरह वर्क करता है, जहाँ पे हमारी जो फाइनल डिमांड है वो आउटसाइड ऑफ द सिस्टम से डिटरमाइन होके आ रही है। इसी के ऑपोजिट अगर हम क्लोज मॉडल देखना चाहें, तो क्लोज मॉडल में जो वेरिएबल्स होते हैं तो विद इन द सोसाइटी या विद इन द सिस्टम ही डिटरमाइन किए जाते हैं। पर ओपन मॉडल में ऐसा नहीं है, ये आउटसाइड ऑफ द सिस्टम डिटरमाइन होके आएंगे इनके वेरिएबल, और इनका वेरिएबल क्या है? फाइनल डिमांड जो होने वाली है। फिफ्थ ऑप्शन देखेंगे। तो इसका मॉडल एक स्टैटिक होना चाहिए, मतलब स्टैटिक फ्लो मॉडल होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए इसको स्टैटिक फ्लो मॉडल। इसमें क्या है? हर एक वेरिएबल सेम पीरियड ऑफ टाइम के साथ डील करना चाहिए।
एक इंडस्ट्री से हमने उसका आउटपुट खरीदा अपनी दूसरी इंडस्ट्री के लिए इनपुट लगाने के लिए, तो उसका टाइम पीरियड सेम होना चाहिए कि हम 1 साल के लिए खरीद रहे हैं या 6 महीने के लिए खरीद रहे हैं। तो वेरिएबल्स के साथ सेम पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। ये अज़म्पशन हमारी थर्ड वाली अज़म्पशन से मेल खाती है, मिलती-जुलती है कि थर्ड में था कि हमारा इनपुट का अमाउंट जो है वो फिक्स होना चाहिए, एंड यहाँ पे है जो हमारा टाइम है वो सेम पीरियड पे होना चाहिए, मतलब टाइम भी फिक्स होना चाहिए। अब हम देखते हैं इनपुट आउटपुट टेबल हम कैसे बनाते हैं। तो इनपुट आउटपुट टेबल को आईओ टेबल भी बोला जाता है। ये शो करती है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के टोटल आउटपुट और उनके टोटल इनपुट जो इन्होंने यूज़ किए हैं। किस इंडस्ट्री ने किस इंडस्ट्री से आउटपुट लेके अपने इनपुट की तरह यूज़ किया है, वो इस टेबल में हम देखने वाले हैं। इसमें हम अभी के लिए 4 प्रोड्यूसिंग सेक्टर को कंसीडर करने वाले हैं। तो वो होने वाले हैं X1, X2, X3 एंड X4, ये 4 सेक्टर होने वाले हैं। अब जो प्रोडक्शन है हर एक सेक्टर का, मतलब हर एक इंडस्ट्री का, ये सेक्टर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हर एक सेक्टर का, हर एक इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो किसी और इंडस्ट्री के इनपुट की तरह यूज़ होगा। मतलब हर एक इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है या आउटपुट है वो किसी और इंडस्ट्री के लिए इनपुट की तरह यूज़ होने वाला है। तो इसमें हमने 4 इंडस्ट्रीज़ ले ली, 4 सेक्टर ले लिया अपने X1, X2, X3, X4। ये हमारी 4 इंडस्ट्री हो गई या 4 सेक्टर हो गए। अब F1, F2, F3, F4 ये हमारी फाइनल डिमांड या फाइनल यूजेस हो गए, जो हमने अजम्पशन से पढ़ा था कि ये डिटरमाइन होंगे आउटसाइड ऑफ द सिस्टम से। तो ये बाहर से ही सिस्टम से बन के आए कि हमें इतने डिमांड की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से ही हम फिर प्रोडक्शन करेंगे। तो ये हमारी फाइनल डिमांड हो गई जो आउटसाइड ऑफ द इकोनॉमी से हमारे पास बन के आई है। अब यहाँ पे एक्स आई जे क्या है? एक्स तो हमारी इंडस्ट्री हो गई जो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। आई और जे उसके इनपुट और आउटपुट हो गए। इनपुट और आउटपुट हम एक इंडस्ट्री के कंसीडर कर रहे हैं कि आईएथ इंडस्ट्री का आउटपुट, मतलब आईएथ इंडस्ट्री है कोई, उसका आउटपुट हम जेएथ इंडस्ट्री के इनपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट वाली डिजिट का आउटपुट हम सेकंड वाली इंडस्ट्री के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल देखिए X12। तो हम फर्स्ट इंडस्ट्री का आउटपुट, जो पहली वाली इंडस्ट्री है फर्स्ट लिखी हुई है, उसका हम आउटपुट सेकंड वाली इंडस्ट्री के इनपुट की तरह यूज़ कर रहे हैं। मतलब जो फर्स्ट वाली इंडस्ट्री अगर हम ले लेते हैं वो स्टील, तो स्टील का जो आउटपुट होने वाला है, स्टील वाली स्टील वाली इंडस्ट्री स्टील का प्रोडक्शन करेगी, तो वो स्टील का प्रोडक्शन सेकंड वाली इंडस्ट्री उससे खरीद लेगी और अपने इनपुट की तरह यूज़ करेगी। जैसे हम इसको कोल वाली इंडस्ट्री ले लेते हैं, तो सेकंड इंडस्ट्री कोल वाली इंडस्ट्री हो गई जो स्टील खरीद के अपना कोल का प्रोडक्शन करने वाली है। तो फर्स्ट वाली इंडस्ट्री से खरीद के सेकंड वाली इंडस्ट्री अपना आउटपुट बनाएगी, उसी को हम आई और जे से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एल क्या होने वाला है? ये प्राइमरी फैक्टर या लेबर का काम करने वाले हैं। जो भी लेबर काउंट होगी उसको हम एल से कंसीडर करेंगे। तो ये है हमारा आई ओ टेबल, मतलब इनपुट आउटपुट टेबल, जिसमें एक जगह पे आउटपुट दिए हुए हैं एंड एक जगह पे इनपुट्स दिए हुए हैं। ये हमारी फाइनल डिमांड और फाइनल यूजेस आउटसाइड ऑफ द सिस्टम से ही डिटरमाइन होके आए हैं, जिसको हम ओपन मॉडल भी बोलते हैं। इसलिए से लेबर इसमें वो काउंट होगी जो भी इसमें आउटपुट बनाने के लिए जितनी भी नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ लेबर यूज़ हुआ है उसको हम लेबर में काउंट करेंगे। अब यहाँ पे हमने आउटपुट में X1, X2, X3, X4 लिखा है एंड इनपुट्स में भी X1, X2, X3, X4 लिखा है। अब ये X1, X2, X3, X4 4 अलग अलग इंडस्ट्री हैं। अब उससे हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं अपना इनपुट या आउटपुट, तो हम वो देखते हैं। फर्स्ट वाली इंडस्ट्री से, मतलब ये X11 है, ये क्रॉस इंटरसेक्ट करके X11 बना रहा है। इस टेबल में ये अंदर वाली जो अमाउंट्स आएंगे वो इनका इंटरसेक्शन से आएंगे। X1 का इंटरसेक्शन से X11 आएगा, X1 X2 के इंटरसेक्शन से X12 आएगा, फिर X1 X3 से X13 आएगा, फिर X1 X4 से X14 आएगा। ऐसे ही सो ऑन सारे हो जाएंगे। अब ये तो हमने लिख दिया। अब इस अमाउंट को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे हम ये वाला कंसीडर कर लेते हैं, तो X23 है, मतलब सेकंड वाली इंडस्ट्री और थर्ड वाली इंडस्ट्री को हम काउंट कर रहे हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा कि सेकंड वाली इंडस्ट्री से हम कितना आउटपुट ले रहे हैं थर्ड वाली इंडस्ट्री का प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसको हम इसमें काउंट करेंगे। देखिए यहाँ से हम सेकंड वाली इंडस्ट्री से कितना आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट लिखा है ना, तो हम कितना आउटपुट ले रहे हैं सेकंड वाली इंडस्ट्री से थर्ड वाली इंडस्ट्री का इनपुट बनाने के लिए, मतलब उसका प्रोडक्शन करने के लिए हम इनपुट बनाने के लिए कितना आउटपुट अपनी सेकंड वाली इंडस्ट्री से खरीद रहे हैं। तो यही सारी टेबल चलती है इसमें। अब इसमें एक और एग्जांपल देख सकते हैं X41। तो X41 का मतलब क्या हुआ? हम फोर्थ इंडस्ट्री से कितना आउटपुट खरीद रहे हैं फर्स्ट वाली इंडस्ट्री का प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब फर्स्ट वाली इंडस्ट्री के लिए
इनपुट बनाने के लिए। तो ये हमारी टेबल हो गई। ये जो फाइनल डिमांड है ये तो बाहर से ही डिटरमाइन होके आएगी, तो ये कुछ ऐसे अमाउंट्स रहेंगे जो हमारे फिक्स रहेंगे, बाहर से ही डिटरमाइन होके आ रहे हैं। एंड लेबर भी हमारी ऐसे ही रहेगी, L1 L2 L3 L4 हमने 4 इंडस्ट्री की अलग अलग लेबर ले ली है। अब आगे देखते हैं, तो रोज़ की बात करें मतलब X11 X12 X13 X14 और F1, ये फर्स्ट रो हमने पूरी ले ली। इसको अगर हम काउंट करते हैं, इसको अगर हम प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा रिवेन्यू। किसका रिवेन्यू? आउटपुट सेल बाय A1। अब ये फर्स्ट वाली इंडस्ट्री है जो अपना आउटपुट बना रही है, तो फर्स्ट वाली इंडस्ट्री आउटपुट बनाने के लिए अपने खुद की इंडस्ट्री से कितना काम करवाएगी, मतलब कितना इनपुट लेगी, सेकंड वाली इंडस्ट्री से कितना इनपुट लेगी, थर्ड वाली इंडस्ट्री से कितना इनपुट लेगी, फोर्थ वाली इंडस्ट्री से कितना इनपुट लेगी, और फाइनल डिमांड जो है, जो बाहर से अमाउंट डिटरमाइन होके आया है, उसको कितना लेगी, फिर अपना प्रोडक्शन करेगी। तो X1 का इनपुट ये बताता है रिवेन्यू ऑफ X1, कि X1 ने कितना आउटपुट अपना सेल कर दिया, X1 ने अपना कितना आउटपुट सेल कर दिया किसी और इंडस्ट्री को उनका काम करने के लिए। तो यहाँ पे ये बताता है कि रिवेन्यू ऑफ X1 मतलब रिवेन्यू ऑफ इंडस्ट्री 1 ये कितना रहा है। तो इंडस्ट्री 1 का रिवेन्यू फर्स्ट वाली रो से जनरेट होगा। X2 का मतलब सेकंड वाली इंडस्ट्री का अमाउंट जो है, रिवेन्यू जो है वो सेकंड रो से डिनोट होगा। वैसे ही थर्ड वाली इंडस्ट्री का जो रिवेन्यू है वो थर्ड रो से जनरेट होगा, एंड फोर्थ वाली इंडस्ट्री का जो रिवेन्यू है वो फोर्थ रो से जनरेट होगा। ऐसे ही हमारा रिवेन्यू जनरेट हो गया, सेकंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी, ये इंडस्ट्रीज़ हैं, सेकंड इंडस्ट्री का, थर्ड इंडस्ट्री का एंड फोर्थ इंडस्ट्री का। अब हम देखने वाले हैं कॉस्ट, मतलब रिवेन्यू तो हो गया कि फर्स्ट वाले, अगर हमने फर्स्ट वाली इंडस्ट्री से कुछ आउटपुट उसका ख़रीदा है तो हम उसको पैसे भी पे कर रहे हैं ना, तो ये हमारे रिवेन्यू में काउंट हो गया। पर अब फर्स्ट वाली इंडस्ट्री ने भी कुछ ना कुछ ख़रीदा होगा तो वो कॉस्ट में काउंट होगा, जैसे कि वो कॉलम में काउंट होगा। तो इसके जो कॉलम्स हैं X11 X21 X31 X41 और L1, उसने कुछ लेबर को भी कॉस्ट दी है, तो वो सब ये कॉस्ट में काउंट होने वाला है। तो ये वाली जो रो दिख रही, तो ये वाला जो कॉलम है वो सब कॉस्ट में काउंट होगा। किसकी कॉस्ट में? जो X1 ने अपने इनपुट्स पे लगाया है। पहले हमने इधर वाली रोज़ की बात की, अब हम कॉलम की बात कर रहे हैं कि X1 ने अपना इनपुट में कितना काम लगाया है प्रोडक्शन के लिए, एंड फिर X2 की बात करेंगे कि मतलब सेकंड फर्म ने अपने इनपुट के लिए कितना कुछ खरीदा है साथ वाली इंडस्ट्रीज से। तो ये हो गई डिटरमाइन कॉलम से कॉस्ट। तो हमने कितनी कॉस्ट पे की है किसी भी इनपुट को परचेज़ करने के लिए। तो ये वाला जैसे हमने एग्जांपल लिया हुआ है फर्स्ट वाले कॉलम का, तो ये है कि हमने फर्स्ट इंडस्ट्री से कितना इनपुट परचेज़ किया है, फर्स्ट वाली इंडस्ट्री की कॉस्ट बता दी इन्होंने। ऐसे ही सेकंड इंडस्ट्री की आ जाएगी, थर्ड इंडस्ट्री की एंड फोर्थ इंडस्ट्री की। सेकंड इंडस्ट्री की सेकंड कॉलम से, थर्ड इंडस्ट्री की थर्ड कॉलम से एंड फोर्थ इंडस्ट्री की फोर्थ कॉलम से। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ आया होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसमें तो हमें पता था कि हमने 4 सेक्टर्स लिए हैं, मतलब 4 इंडस्ट्री हमने ली थी, तो हम X4 तक ही चले थे। अब अगर हम नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे उसका देखते हैं। अब हमने N ले लिया नंबर ऑफ़ इंडस्ट्री का या प्रोड्यूसिंग सेक्टर का, तो नंबर ऑफ़ इंडस्ट्री हमें पता नहीं है तो हमने उसकी जगह पे N लिया है अब। तो स्टार्ट तो वो 1 से होगी, तो 1, 2, 3 अप टू N होगा ना, तो X1 X2 X3 Xn हमने ऐसे लिख दिया। फिर X11 X12 X13 एंड सो ऑन X1N तक चलेगा। ये फर्स्ट वाली इंडस्ट्री है तो X1 तो आ ही रहा है कि मतलब हमने फर्स्ट वाले से कितना इनपुट खरीदा सेकंड वाली इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करने के लिए, और यहाँ पे ये बता रहा है कि फर्स्ट वाली इंडस्ट्री से कितना इनपुट खरीदा N वाली इंडस्ट्री में नंबर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब F1 F2 F3 ये तो कॉमन ही रहेंगे क्योंकि ये डिटरमाइन होके आए हैं आउटसाइड ऑफ द इकोनॉमी से, FN तक चला जाएगा ये, और इसका अमाउंट भी लास्ट में XNN आ जाएगा। जैसे हमारा फर्स्ट वाला डिटरमाइन होता है कि X11 हमने फर्स्ट वाली इंडस्ट्री से ही आउटपुट लिया है फर्स्ट वाले इनपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसे ही लास्ट वाली क्वांटिटी हो जाएगी। अगर हमने XNN लिखा है तो N वाली इंडस्ट्री ने कितना आउटपुट लिया है N इंडस्ट्री को प्रोड्यूस करने के लिए, तो यही हो जाएगा। और लेबर में हम कैसे काम चलेंगे, L1 L2 अप टू LN तक। तो XI के केस में अगर हमने एक फंक्शन लिखना है तो इसका फंक्शन बन जाएगा XI इज इक्वल्स टू समिशन ऑफ XIJ, ये जितने भी XIJ हमने लिए हैं इसका सम कर देंगे, अगर हम समिशन लिख देंगे प्लस FI।
कितनी भी हमारी टोटल डिमांड आ रही है उसको हमने प्लस कर दिया तो हमारा एक्स आई निकल जाएगा एक सेक्टर का, मतलब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। और हम अगर लेबर की बात करें तो एल से रिप्रेजेंट है ये, तो L1 से LN तक चल रहा है, तो टोटल लेबर के लिए हम सबमिशन कर देंगे लेबर का भी, तो LI का सबमिशन हो जाएगा लेबर का फंक्शन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है ये कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आप अच्छे से करना चाहो तो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, 2-3 प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस। आज के लेसन में इतना ही, नेक्स्ट लेसन में हम टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स सीखेंगे। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय।